Hi friends, in this video we study chapter number 8 Natural Resources of class 10th SS NCERT GSEB syllabus। दोस्तों इस वीडियो में हम 8वां पार्ट करेंगे 10वीं कक्षा का नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये एसएस सब्जेक्ट में से है, एनसीईआरटी जीएसईबी सिलेबस में से है। Friends, this chapter, Natural Resources, will take us a bit ahead, a bit deeper into the knowledge of natural resources, the availability of the resources, and how man has been using it to the utmost need and his satisfaction levels. दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन क्या होती हैं उसको हम डीप में जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। इंसान ने कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, किस हद तक जाकर उसने उसका उपयोग किया है, ये चीज़ हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल चैप्टर। आई रिक्वेस्ट यू टू रिलैक्स एंड लिसन टू इट एंड कीप योर टेक्स्ट बुक्स क्लोज्ड। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और सरल चैप्टर है। मेरी आपसे अनुरोध है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स बंद रखें और इसको शांति से ऑब्जर्व करें इस वीडियो को। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। Human needs can be satisfied partially or completely through resources. इंसान की ज़रूरतें कुछ हद तक या पूरी तरह से संसाधनों से पूर्ण की जाती है। There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. हज़ारों ऐसे तत्व हैं कुदरत में, लेकिन हम इन सारे तत्वों को संसाधन नहीं कह सकते। These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. इन तत्वों को हम रिसोर्सेज तभी कह सकते हैं जब इंसान उसका इस्तेमाल कर सकता है अपने स्पेशल नॉलेज से और अपने एक्सपर्टीज से, खास उसके बुद्धि लगाकर और उसके अनुभव से। In other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them, can be called resources. दूसरे शब्दों में, वो हर कोई चीज़ जिस पर इंसान निर्भर है, इंसान उसको अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है और उसके फिज़िकल मतलब उसके शारीरिक और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको हम संसाधन कह सकते हैं। इन दिस वे एनीथिंग विच इज़ यूज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम्स अ रिसोर्स। इसी तरह से हर वही चीज़ या कोई भी चीज़ इंसान की ज़रूरत पूरी करने में काम आए, उसको रिसोर्स कह सकते हैं। In ancient time, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time. But today, these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. पौराणिक समय में इंसान को खनिजों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे थे, लेकिन आज इंसान इनके बारे में जानता है और इन मिनरल्स को अपने इस्तेमाल में लेता है। वो अपने यूटिलिटी और किस तरह से इस्तेमाल में लेता है, अपनी डेवलप टेक्निक से माइनिंग करके उसको बाहर निकाल के उपयोग में ले रहा है। द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री, नेचर, मैन एंड द कल्चर। आज संसाधन 3 चीज़ों का मिश्रण है, कुदरत, इंसान और संस्कृति। यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। संसाधन हमारे लिए अलग अलग तरीके से काम में आते हैं। वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम इनके बारे में अपने ज़िंदगी में धीरे धीरे नॉलेज प्राप्त करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources. हर वो एक्टिविटी, खेती बाड़ी से लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज़ को लेके हर कोई चीज़ कुदरती संसाधनों पर निर्भर है। Let us know about
मोर अबाउट इट। चलो इनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। रिसोर्सेज एज फूड। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर completed बाय वेरियस रिसोर्सेज। अलग अलग तरीके की संसाधन की ज़रूरतें इंसान की वो फूड रिसोर्सेज से कंप्लीट होती है, अलग अलग रिसोर्सेज से कंप्लीट होती है। फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स obtained थ्रू एग्रीकल्चर, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट एंड मीट obtained थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, etc. are used as food items. कुदरती तरीके से उगे हुए फल, खेतों में बनाया उगता हुआ अनाज, अलग अलग एग्रीकल्चर की प्रोसेस से दूध और उसके प्रोडक्ट्स, इंसान को जो एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स से मिलता हुआ उनका मांस, मछली और दूसरे जो एक्वाटिक एनिमल्स है, पानी में रहने वाले जनजीव हैं जो रिजर्वायर्स में होते हैं, हनी जो शहद जो बनता है मधुमक्खी के थ्रू, ये हर कोई आइटम फूड आइटम है इंसान के लिए। रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये संसाधन रॉ मटेरियल कैसे हैं उसके बारे में जानते हैं। वेरियस गुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वुल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स, मिनरल्स और एक्सेट्रा फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग तरीक़ों से जंगल से प्राप्त किए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, वुल हो, हाइड हो या जानवरों से मिलता हुआ मांस हो, मिनरल्स हो जो खनिज है खदानों में से मिलता है, ये सारा चीज़ रॉ मटेरियल होता है उनके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब रॉ मटेरियल क्या है और फिनिश प्रोडक्ट्स क्या है, ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज में ये रिसोर्सेज संसाधन कैसे काम आते हैं। We use coal, petroleum, natural gas, etc. as fuel in industry as well as domestic fuel. घर के कामकाज के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए हम फ्यूल में ईंधन की तरह से ईंधन में उपयोग करने के लिए कोलसा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंस्टॉलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल। इसके अलावा एनर्जी जनरेट करने के लिए हमारे पास सोलर पैनल्स है, विंड मिल्स है, टाइड्स के थ्रू, पानी के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, ये चीज़ भी हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब रिसोर्सेज को किन हिस्सों में कैसे डिवाइड किया है जैसा उसको हम जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ओनरशिप के बेसिस पे, रीअवेलेबिलिटी पे फिर से उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कहाँ हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ टेबल। टेबल के थ्रू इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। दे आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली लाइक लैंड एंड बिल्डिंग। पहला है इंडिविजुअल संसाधन। इसकी ओनरशिप, इसकी मालिकी एक इंडिविजुअल की हो सकती है, एक फैमिली की हो सकती है। उदाहरण की तरह लैंड या बिल्डिंग, जैसे ज़मीन हो या बिल्डिंग हो। दूसरा है प्राकृतिक रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ओन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन, आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा। तो कुदरती संसाधन जो है जिसकी मालिकी पूरे देश पे हो सकती है, एक हिस्से में, एक रीजन में हो सकती है, जैसे कि आर्मी हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो। The third is global resource, all physical or non-physical resources which are used for human welfare. Example, resources of common ownership of all nations of the world. तीसरा है ग्लोबल रिसोर्स, ये फिजिकल जिसको आप छू सकते हो ना छू सकते हो, जो इंसान के वेलफेयर में काम होता है और सारे देश जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान के डेवलपमेंट के लिए, उनको हम ग्लोबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। Resources can be classified as follows on the basis of their distribution. तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रिसोर्सेज को आगे विभाजित किया जा सकता है। यूनिवर्सल रिसोर्सेज, यूजफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यूनिवर्सल रिसोर्सेज वो है जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, सभी के लिए है, इसलिए उसको यूनिवर्सल रिसोर्सेज कहते हैं। उसके उदाहरण में है ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज है दैट आर इजीली अवेलेबल, लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्टल लैंड एक्सेट्रा। वो जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज वो हैं जो आसानी से अवेलेबल है, मिल जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में है, जैसे कि ज़मीन है, सॉइल है, वाटर है, पेस्टल लैंड है। रेयर रिसोर्सेज, दोज आर अवेलेबल इन लिमिटेड प्लेसेस,
एंड मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। ये बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है और हर जगह पे बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, कॉपर है, सोना है, यूरेनियम है एक्सेट्रा। Solitary resources, these minerals are available only at one or two places in the world. For example, साइक्रोलाइट which is available only in Greenland. तो ये सॉलिटरी रिसोर्सेज है जो एक या दो जगह पर ही पूरे दुनिया में अवेलेबल है, जिसका एग्जाम्पल है साइक्रोलाइट जो सिर्फ ग्रीनलैंड में अवेलेबल है। You could understand details of two types of resources. Resources can be classified by other methods also, wherein there can be classified into two types of renewable and non-renewable resources. हम दो तरीक़ा के रिसोर्सेज के बारे में जान सकते हैं जिनको आगे उनके मिनरल्स के आधार पर दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, मतलब जिसको फिर से आप रिन्यू कर सकते हो, फिर से बन सकता है, या उसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसका फिर से आप रिप्रोड्यूस उसको नहीं कर सकते हो या कुदरती तरीके से फिर से बनता नहीं है। Some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, they are inexhaustible. कुछ रिसोर्सेज समय आने पर फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं कुछ स्पेसिफिक समय पर, एंड इन अदर वर्ड्स दे आर इनएक्सहॉस्टिबल, मतलब ये दूसरे शब्दों में ये ख़त्म नहीं होते, फिर से उत्पन्न होते रहते हैं। सोलार आइसोलेशन, wind, birds, animals, bioresources etc. fall under this category. इस कैटेगरी में सोलर आइसोलेशन है, हवा है, पानी है, जानवर है, पक्षी है, बायो रिसोर्सेज रिसोर्स है, ये सारी चीज़ इस कैटेगरी में आते हैं। दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो फिर से आप उनको बना नहीं सकते, फ्यूचर में उनका फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते और फिर से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। Planning and conservation of resources. Friends, there is a typing mistake over here in your textbooks as well, where it's mentioned planning and conservation. The actual word should be conservation. दोस्तों यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी टेक्स्ट बुक में, जहाँ प्लानिंग और कन्वर्जेशन लिखा है, एक्चुअली वो वर्ड होना चाहिए कंजर्वेशन, जिसका मतलब है संग्रह करना। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इंसान की ज़रूरतें अनगिनत है जबकि हमारे संसाधन बहुत पर्याप्त मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। ड्यूरिंग लास्ट 100 years, usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to the population explosion. पिछले 100 सालों में अनगिनत रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है जिसमें कोई सीमा नहीं रही है। इसका कारण है डेवलपमेंट जो हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी के दिशा में, और पॉपुलेशन भी हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ा है। Several implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. इसके परिणाम बहुत विपरीत हो सकते हैं अगर इस विषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा नहीं किया, विचार विमर्श नहीं किया तो। So it is the duty of all of us to conserve resources for the future generations. इसलिए हमारे सब लोगों की जवाबदारी हो जाती है कि हम हमारे संसाधनों को संभाल के रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो काम में आए। रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज्ड रेशनली। संसाधनों को बचा कर रखना चाहिए और उनके ज़रूरत के हिसाब से ही उनको इस्तेमाल करना चाहिए। द वर्ड कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। संग्रह, यह शब्द डायरेक्ट रिसोर्सेज जो है, संसाधन है, उसकी कम मात्रा में अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये दोनों शब्द रिलेटेड है। इफ़ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉयटेड एट द करंट रेट where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. अगर इसी मात्रा में और इसी गति से हम हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करते गए, जो गति बहुत ही तेज़ी से चल रही है, और उसको इसी तरह से इलरैशनली अगर हम इस्तेमाल करते गए तो हमारे डेवलपमेंट को और हमारी लाइफस्टाइल जो है, जीवन जीने की जो कला है, इसको मेंटेन करना एक सपना हो जाएगा। It includes things like rational usage, its conservation and reusage. इसमें ये सब चीज़ आ जाती है, उसका सही मात्रा में इस्तेमाल करना संसाधनों का, उनको बचा के रखना और उसको फिर से इस्तेमाल करना। Where there is a danger of existence of life of a tree
और ए ह्यूमन लाइफ द अरेंजमेंट्स मेड फॉर इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। जहाँ खतरा हो जाता है एक पेड़ की ज़िंदगी बचाने के लिए या इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए, उस चीज़ के लिए जो जो अरेंजमेंट्स की जाती है उसको कंजर्वेशन कहते हैं। Let us understand about the planning and the conservation of resources in detail. चलो हम समझते हैं कि इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है और उन सारे संसाधनों को कैसे कंजर्व करके रखेंगे, वो ज़रा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड और प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट। सबसे पहले ये जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी है कि कौन से संसाधनों का उपयोग हुआ है, उपयोग नहीं हुआ है या भविष्य में उपयोग हो सकता है। ये किसी एरिया में या किसी देश को एक यूनिट की तरह से लेकर उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए। The resources which are limited or non-renewable should be exploited scientifically and should only be used where it is necessary to use them. जो रिसोर्सेज कम मात्रा में अवेलेबल है और जिनका फिर से रिन्यू नहीं हो सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे संसाधनों को तकनीकी वैज्ञानिक तरीके से उनका इस्तेमाल होना चाहिए और वहाँ होना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत हो। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज्ड। ऐसे हर रिसोर्सेज की क्वांटिटी इंक्रीज़ करने की या बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ उन रिसोर्सों को डेवलप किया जा सकता है। द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। जो रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल है और सस्ते हैं उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्पेयरिंगली फॉर फ्यूचर यूसेज। तो हालांकि उसका इस्तेमाल इस तरह से कैसे करना चाहिए जैसे उनको भविष्य में बचा के रखना है। दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व्ड। वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जो कम मात्रा में अवेलेबल है उनको बचा के रखना चाहिए। फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना टेक्निकल डेवलपमेंट के थ्रू, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए फेवरेबल ऑप्शन होना चाहिए। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। ज़रूरत पड़ने पर वो ऐसे नियम कानून भी बनाने चाहिए जिससे सारे संसाधनों को संग्रह करके रखना चाहिए और इन सारे नियमों को बहुत सख्ती से लागू भी करना चाहिए। Citizens should be well acquainted with the facts associated with the rational usage of resources and a public awareness should be cultivated. हर किसी नागरिक को इसकी जागरूकता होनी चाहिए कि इन रिसोर्सेज को सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को जागरूकता के लिए ज़रूर पड़ने पर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कल्टिवेट करने चाहिए। Friends, the first part of the chapter Natural Resources finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, यह पार्ट नेचुरल रिसोर्सेज का पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दिस इज़ कन्हैया पटेल। जय स्वामीनारायण।